नमस्कार दोस्तों, मैं उत्कर्ष द्विवेदी स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल जिसका नाम है टारगेट सिविल सर्विसेज जय हो। दोस्तों, आज से हम सांख्यिकी का कार्यक्रम प्रारंभ करने जा रहे हैं। जैसा कि पीसीएस मुख्य परीक्षा प्रारंभ होने जा रही है मार्च से, समय बहुत कम है, इसलिए सर्वप्रथम सांख्यिकी प्रारंभ करेंगे। उसके बाद अन्य जो संख्यात्मक योग्यता में जो भी चीज़ें पूछी जाती हैं उनको हम सब करेंगे। सर्वप्रथम सांख्यिकी को देखेंगे, लेकिन इसके पहले मैं कहना चाहता हूँ कि कुछ कैलकुलेशंस ऐसी हैं जो मैथ के हर टॉपिक में या सांख्यिकी में हर जगह यूज होती हैं। जिनको गणित बिल्कुल भी नहीं आती है, खासकर उनके लिए इन छोटे छोटे कैलकुलेशन 2 3 4 जो हैं उनको मैं अभी शुरुआत में बता दे रहा हूँ। बाद में जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ेगी वहाँ भी मैं बताता जाऊँगा, तो इसको ध्यान से देखें। जैसे प्रतिशतता, औसत और अनुपात, ये तीनों बहुत अच्छे से आपको आना चाहिए यदि आपको गणित का कोई भी भाग पढ़ना है तो, या सांख्यिकी पढ़ना है तो आपको प्रतिशतता, औसत और अनुपात की अच्छे से जानकारी होनी चाहिए। तो चलिए सर्वप्रथम प्रतिशतता देखते हैं। प्रतिशतता में जो बेसिक प्रश्न आता है, सबसे पहले वो ये जान ले प्रतिशतता होती क्या है। जैसे 25% हमने लिख दिया तो इसका अर्थ हुआ 25/100। ठीक है, इसको सरल कर लेंगे तो ये 1/4 आ जाएगा। तो इस तरह प्रतिशत को हम भाग में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, भिन्न में कन्वर्ट कर सकते हैं प्रतिशत को। और भिन्न को भी हम, यदि इसी को 1/4 को अगर हमको प्रतिशत में बदलना हुआ तो इसमें 100 का गुणा कर देंगे तो ये प्रतिशत में आ जाएगा। ठीक है, तो भिन्न को प्रतिशत में और प्रतिशत को भिन्न में बदला जा सकता है आवश्यकता अनुसार। प्रतिशत का जो मूलभूत सवाल जो सबसे पहले आता है वो संख्या ए संख्या बी का कितना प्रतिशत है, इस तरह का सवाल। ठीक, जैसे आपने परीक्षा में कोई अंक अर्जित किया, 400 जैसे आपने अर्जित किया, तो ये पूछा जाता है कितने में। तो 500 में आप जैसे, या 600 में यदि आप 400 पाते हैं तो पूछा जाता है प्रतिशत कितना हुआ। प्रतिशत मतलब 100 में कितना अंक आपने पाया। तो यदि ऐसा सवाल कोई पूछा जाए तो आप ये जान लीजिए कि किसका प्रतिशत पूछा जाता है। ठीक है, तो ये का शब्द पकड़ लीजिए, यही नीचे का होगा और जो संख्या, जो अंक आपको ज्ञात करना है प्रतिशत, वो ऊपर होगा और उसका गुणा 100। जैसे उदाहरणतः देख लीजिए, संख्या 25 संख्या 40 का कितना प्रतिशत है। तो देखिए 40 का दिया हुआ है, ठीक है ना, संख्या 40 का कितना प्रतिशत है, तो का वाला नीचे रहेगा, ऊपर 25 गुणित 100। ठीक है, इसको आप सॉल्व कर लीजिए। ठीक है ना, 20 दूना 40, 20 पंजे 100, 25 ऊपर क्या आ जाएगा 125/2 इक्वल टू, इसको सॉल्व कर लिए 62.5 ये आ गया 62.5। तो इस तरह से आप प्रतिशत निकालेंगे। इसी तरह सवाल आता है जब बार डायग्राम कोई जैसे पूछ लिया गया, उदाहरण में प्रश्न में पूछा जाता है, अक्सर ये प्रश्न आता है कि ये देखिए वर्ष दिया हुआ है और उन वर्षों में ये मान लीजिए ए है, ये बी है, ये ए है, ये बी है, ये ए है, ये बी है। तो ए और बी की 2003, 2004 और 2005 इन 3 वर्षों में आय दी गई है कि कितना इन्होंने आय अर्जित की। ठीक है, ए और बी ने। तो यदि पूछा जाए प्रश्न कि 2003 में, सन 2003 में ए की आय
सन 2004 में ए की आय का कितना प्रतिशत है? ठीक, प्रश्न क्या पूछा जाए, 2003 में ए की आय 2004 में ए की आय का कितना प्रतिशत है? तो 2003 में ए की आय कितनी है? 100। और 2004 में ए की आय कितनी है? 300। अब यह पूछ रहा है कि 2004 में ए की आय का, तो 2004 में ए की आय का मतलब 300 का, तो का ये नीचे आ जाएगा। और क्या पूछ रहा है? 2003 में ए की आय। ठीक, 2003 में ए की आय कितनी है? 100 है। गुणित 100 कर देंगे। ठीक, इसको हल कर लेंगे, ये कितना आ जाएगा? 100/3 अर्थात 33 सही 1/3%। ये इस तरह से आ जाएगा। इसके अलावा कई प्रश्न बन सकते हैं, जैसे 2003 में ए और बी की कुल आय 2004 में ए और बी की कुल आय का कितना प्रतिशत है? तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, 2003 में ए और बी की दोनों की आय कितनी है? ए की आय 100 है। देखिए, ए की आय 2003 में 100 है, बी की आय 2003 में 200 है, दोनों को ऐड करेंगे 300 हो जाएगा। 2004 में ए और बी की आय कितनी है? 2004 में ए की आय 300 है, 2004 में बी की आय 200 है, तो 300 200 500। तो जो 2003 में दोनों की कुल आय कितनी है? 300 है। 2004 में दोनों की कुल आय कितनी है? 500 है। अब पूछ रहा है कि 2003 में ए और बी की कुल आय 2004 में ए और बी की कुल आय का कितना प्रतिशत है? तो सीधी बात है, पूछ रहा है 2004 में कितनी आय है, 500 का कितना प्रतिशत है। ठीक, 2003 में आय 2005 में आय की 2004 की आय का कितना प्रतिशत है, इसका गुणा 100 कर देंगे, इसको हल कर लेंगे, 60%, 60%, ये आ जाएगा उत्तर। आशा है आपको समझ में आ रहा होगा। ये मैं इसी जो सूत्र मैंने बताया इसी का उदाहरण आपको दे रहा था। जो अगला प्रश्न आता है वो इस तरीके से आता है कि संख्या ए, कोई संख्या दी है, उस संख्या बी से कितना प्रतिशत कम है। अभी क्या पूछ रहा था कि कितना प्रतिशत है संख्या बी का, अब ये पूछ रहा है कि संख्या ए संख्या बी से कितना प्रतिशत कम है। ठीक, तो यहां पर आप यह सूत्र यूज करेंगे जो आप देख रहे हैं। इसके लिए आप ये देखेंगे कि ये से कहां पर दिया हुआ है, बी से, है ना, ये से जो होगा ये नीचे होगा। ठीक, ऊपर इन दोनों का अंतर होगा और गुणित 100%। जैसे अगला उदाहरण आप देख लीजिए, संख्या 60 संख्या 80 से कितना प्रतिशत कम है। संख्या 60 संख्या 80 से कितना प्रतिशत कम है। तो यहां पर आप संख्या 80 से कहां दिया है, 80 के साथ है, तो 80 नीचे हो जाएगा पहले। ठीक है, और इन दोनों का अंतर कितना प्रतिशत कम है, 80 में से 60 कितना हो जाएगा, 20 गुणित 100। ठीक है ना, 20, इसको सरल कर लीजिए, 4 25 में 100, 25% उत्तर आ जाएगा, 25% उत्तर आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह इसी ग्राफ से क्वेश्चन कुछ उठा सकता है, जैसे 2003 में ए की आय 2003 में बी की आय से कितना प्रतिशत कम है। 2003 में ए की आय 2003 में बी की आय का कितना प्रतिशत कम है, आय से कितना प्रतिशत कम है। ठीक, तो यहां पर भी आप वही करेंगे। 2003 में बी की आय कितनी है, 200 है, 2003 में ए की आय 100 है। अब यह पूछ रहा है कि बी की आय से कितना प्रतिशत कम ए की आय है। तो से बी की आय कितनी है, 200, तो 200 से बोल रहा है, से जहां पर लगेगा वो नीचे आ जाएगा, ऊपर 200 में से 100 घटाएंगे, कितना हो जाएगा, 100 गुणित 100, ये 50% उत्तर आपका आ जाएगा।
आशा है आपको समझ में आ गया होगा। इसी तरह तीसरा जो सवाल आएगा, अभी ये कम का पूछा गया था, ये अधिक का है कि संख्या ए संख्या बी से कितना प्रतिशत अधिक है या ज़्यादा है। यहाँ भी वही करेंगे, जहाँ पे से होगा वो नीचे होगा, बाकी दोनों का अंतर ऊपर और गुणित 100। जैसे उदाहरण, संख्या 80 संख्या 60 से कितना प्रतिशत अधिक है। अब यहाँ संख्या 60 आप पकड़ लीजिए, से जहाँ पर है वो नीचे रहेगा, 80 में से 60 घटा दीजिए, ये 20 आ जाएगा, गुणित 100, 20 तिहाई 60, 100/3 अर्थात 33 सही 1/3%, ये आपका उत्तर आ जाएगा। इसी तरह यहाँ से भी प्रश्न उठा सकते हैं कि 2003 में बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत अधिक है। सेम, 2003 में बी की आय 200 है और ए की आय 100 है। अब ये पूछ रहा है कि 2003 में बी की आय 2003 में ए की आय से कितना प्रतिशत अधिक है। तो से कहाँ पर लगा हुआ इस बार, ए की आय के साथ, है ना, तो ये नीचे आ जाएगा 100, ठीक। और 200 में से 100 गए, अंतर 100 आ जाएगा, गुणित 100, ठीक है, बराबर 100%। अर्थात 2003 में बी की आय 2003 में ए की आय से 100% अधिक है, ठीक। तो प्रतिशत के इन 3 मूलभूत सवालों को आप जानते रहिए, इनका हर जगह इस्तेमाल होता है, सांख्यिकी में इनका बहुतायत में इस्तेमाल किया जाता है। अब औसत का जो सवाल आता है, जैसे ये प्रेक्षण दिए हुए हैं इतने, x1 x2 x3 इतने एलिमेंट्स हैं, तो हमारा औसत अगर निकालना हो, इनका औसत निकालना हो इन एलिमेंट्स का, तो ये देखेंगे, ये औसत निकालना हो तो इन सभी एलिमेंट्स का योग अपान एलिमेंट्स की संख्या, अर्थात 1 2 3 कितना है एलिमेंट्स, n एलिमेंट्स हैं, तो n से आप भाग कर देंगे, वही आपका औसत हो जाएगा। जैसे प्रेक्षण या एलिमेंट्स दिए हुए हैं 10 12 14 11 और 13, तो इनका औसत कितना हो जाएगा, इन सब का योग, अर्थात 10 धन 12 धन 14 11 और 13, ठीक है, बटा ये कितने एलिमेंट्स है, कुल कितने एलिमेंट्स हैं, 5 एलिमेंट्स, तो इनमें 5 का आप भाग दे देंगे, ठीक, यही आपका औसत हो जाएगा। अर्थात इनको योग करिए, 12 10 22 4 26 10 36 और 1 37 10 47 3 50 10 60/5 बराबर 12। तो यह 12 ही इस प्रेक्षण का औसत हो जाएगा। ये सवाल, इसकी ज़रूरत आपको पड़ेगी, जैसे एक प्रश्न बना लेते हैं, ठीक। जैसे पूछ लिया कि 2000 तीनों वर्षों में ए की औसत आय कितनी होगी, तीनों वर्षों में ए की औसत आय कितनी होगी। तो यहाँ पर जो वर्ष दिए, ए की औसत आय आपको निकालनी है, तो ए की 2003 में कितनी आय थी, 100 थी। 2004 में ए की औसत ए की आय कितनी थी, 300 थी। और 2005 में ए की आय कितनी थी, 200 थी। अर्थात 100, 2004 में 300 और 2005 में 200, ठीक। इन तीनों का औसत आप निकालेंगे, इन तीनों का योग, अर्थात 100 300 और 200 का योग कितना हुआ, 600। और एलिमेंट्स कितने हैं,
अर्थात 3 वर्ष हैं, 1 2 3, तो 3 से भाग कर देंगे आप, कितना हुआ, ये 200 हुआ औसत आय ए की। तीनों वर्षों में औसत आय ए की कितनी हुई, 200 हुई। इसी तरह सरल सरल जो प्रश्न आएंगे इसको आप हल कर लेंगे, बस आपको आना चाहिए कि औसत कैसे निकालना है। औसत के बाद जो अगला जो महत्वपूर्ण आपको सवाल करना आना चाहिए वो अनुपात का है। अनुपात क्या होता है, किन्हीं दी हुए जो प्रेक्षण होते हैं या अवयव होते हैं उनमें तुलना करना होता है। जैसे ए और बी की तुलना करना, जैसे ए अनुपात बी दे दिया गया, ये अनुपात का निशान है, ये अनुपात का निशान है, तो ए और बी में तुलना करना होता है। अर्थात जैसे ए भाग बी दे दिया गया, ए बटे बी दे दिया गया, ठीक है, तो इसको हम, और ए बटे बी बराबर अगर 2/3 है, ठीक, तो इसको हम, चूंकि 2/3 को हम और सरल नहीं कर सकते, तो यही जो है हमारा अनुपात हो जाएगा, ए अनुपात बी बराबर 2/3। ये सरलतम रूप लिखा जाता है अनुपात में। इसको हम ए भागे बी बराबर 4/6 अगर लिखें तो भी सरल करने पर क्या हो जाएगा, 2 दूना 4, 2 तियां 6। इसी तरह अगर 6/9 भी लिख दिया जाए तो 3 से दोनों में भाग करने पर ये सरलतम रूप 2/3 ही आएगा, ठीक। तो ये था अनुपात। हालांकि आप सब जानते होंगे, फिर भी बताना आवश्यक था, इसलिए मैंने यहाँ पर चर्चा कर दी। अनुपात के सवाल कैसे पूछे जाते हैं ये भी आप जान लीजिए, कि जैसे यहीं पर पूछ लिया गया कि सन 2003 में ए की आय और सन 2005 में बी की आय का अनुपात ज्ञात करिए। सन 2003 में ए की आय कितनी है, 100 है, और सन 2005 में बी की आय कितनी है, 100 है। तो 2003 में ए की आय और 2005 में बी की आय का क्या अनुपात होगा, तो दोनों 100-100 है, तो 100/100, अर्थात इसका सरलतम रूप सरल करेंगे 1:1 उत्तर हो जाएगा। इसी तरह पूछ ले कि सन 2003 में ए की आय और सन 2003 में बी की आय का अनुपात ज्ञात करिए। तो सन 2003 में ए की आय कितनी है, 100 है, और बी की आय 200 है। इन दोनों का अनुपात कितना हो जाएगा, 100/200 बराबर ए अनुपात बी, ठीक। कितना हो जाएगा, सरल करिए, तो ए अनुपात बी बराबर क्या हो जाएगा, 1:2, ठीक है ना। सरलतम रूप लिखेंगे आप अनुपात का, यही ध्यान देना है आपको। तो इस तरह से अन्य सवाल जो आएंगे आप हल कर लेंगे उसको। तो अब हम सांख्यिकी पर आ सकते हैं, मुझे ऐसा लगता है, ठीक। तो सांख्यिकी आंकड़े और उनका व्यवस्थितीकरण आज हम आपको बताएंगे, जिनको आप देखते हैं। और बहुत लोग जो गणित को नहीं जानते हैं, सरल प्रश्न होते हैं बहुत ही ये, लेकिन चूंकि इनको ये न जानने की वजह से वो इन सवालों को टच नहीं कर पाते हैं और छोड़ देते हैं इतने सरल सवालों को। तो आइए जान लेते हैं व्यवस्थीकरण और आंकड़े कैसे हम व्यवस्थित करते हैं सांख्यिकी में। आंकड़ों को संख्यात्मक दृष्टि से निम्न 3 भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है। आंकड़ों को संख्यात्मक दृष्टि से 3 भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है। कौन कौन से, व्यक्तिगत श्रृंखला में, असतत श्रृंखला या विच्छिन्न श्रृंखला में, और अविच्छिन्न या सतत श्रृंखला में। इन 3 तरीके से हम आंकड़ों को सजाते हैं, व्यवस्थित करते हैं। व्यक्तिगत श्रृंखला क्या होती है, जब आंकड़े बहुत छोटे हों तो उसे हम क्रमशः बढ़ते हुए अथवा घटते हुए क्रम में रख लेते हैं। जैसे ये आंकड़ा दिया हुआ है 10, 25, 8, 30 और 20, ये
5 विद्यार्थियों के अंक हैं किसी परीक्षा में, 10, 25, 8, 30 और 20, इनको अगर हमको व्यवस्थित रूप से अगर रखना हो, चूंकि छोटे आंकड़े हैं इसलिए हम इनको व्यक्तिगत श्रृंखला में रखेंगे। तो x मान लेते हैं, अंक 5 विद्यार्थियों के अंक हम x मान लेते हैं, ठीक। और इनको हम क्रम से सजाएंगे तो सबसे पहले 8 आएगा, फिर 10 आएगा, फिर 20 आएगा, फिर 25 आएगा और फिर 30 आएगा। तो ये हमारा व्यक्तिगत श्रृंखला हो गया, ठीक। घटते हुए या बढ़ते हुए क्रम में लिख सकते हैं, या इसको हम इसका उल्टा भी घटते हुए क्रम में लिख लेंगे, 30, 25, 20, 10 और 8। तो ये व्यक्तिगत श्रृंखला हो जाएगी। अगला क्या आता है हमारा, असतत श्रृंखला आता है। जब मदों की पुनरावृत्ति हो, या जैसे कोई अंक है उनकी पुनरावृत्ति हो, जैसे 25 नंबर जो है 7 अभ्यर्थियों ने पाया है, तो 7 बार पुनरावृत्ति इसकी हो रही है ना। तो उसे, या बारंबारता जिसको बोलते हैं, तो उसे असतत श्रृंखला से दिखाया जाना चाहिए, ठीक। जब मदों की पुनरावृत्ति बार बार आवृत्ति हो, बार बार एक ही मद बार बार आए, तो उसे असतत श्रृंखला से दिखाया जाना चाहिए या दिखाया जाता है। जैसे किसी कक्षा में 50 विद्यार्थियों के अंक दिखाने हों, तो अंक जैसे 5 अंक पाने वाले विद्यार्थियों की संख्या 6 है, तो बारंबारता इसकी f या फ्रीक्वेंसी आवृत्ति 6 हो जाएगी। 8 अंक पाने वाले विद्यार्थियों की संख्या 10 है, 12 अंक पाने वाले विद्यार्थियों की संख्या 5 है, 15 अंक पाने वाले विद्यार्थियों की संख्या 8 है, 20 अंक पाने वाले विद्यार्थियों की संख्या 10 है, 25 अंक पाने वाले विद्यार्थियों की संख्या 6 है और 30 अंक पाने वाले विद्यार्थियों की संख्या 5 है। कुल विद्यार्थियों की संख्या 50 हो गई, ठीक है। तो यहाँ पर x को हमने मूल या अंक माना है और f मतलब फ्रीक्वेंसी या बारंबारता। तो इस तरह से हम विद्यार्थियों के अंकों को असतत श्रृंखला में दर्शाएंगे। और जो अगली श्रृंखला आती है सतत श्रृंखला। जब आंकड़े बहुत बड़े हों, बहुत ज़्यादा मात्रा में हों, तो उसे वर्गों में या क्लास में विभाजित करके अध्ययन किया जाता है। जैसे किसी परीक्षा में अधिकतम अंक 60 हैं और विद्यार्थियों की कुल संख्या 100 है, ठीक। तो इसको हम सतत श्रृंखला में दर्शाएंगे। जैसे 0 से 10 तक अंक पाने वाले विद्यार्थियों की संख्या 12 है, तो ये 12 या इस वर्ग में आने वाले जितने विद्यार्थी हैं इनको हम बारंबारता मानेंगे, आवृत्ति या f फ्रीक्वेंसी मानेंगे। तो 0 से 10 पाने वाले 12 हैं विद्यार्थी, 10 से 20 अंक पाने वाले विद्यार्थियों की संख्या 8 है, 20 से 30 अंक पाने वाले विद्यार्थियों की संख्या 20 है, 30 से 40 अंक पाने वाले विद्यार्थियों की संख्या 10 है, 40 से 50 अंक पाने वाले विद्यार्थियों की संख्या 25 है, 50 से 60 अंक पाने वाले विद्यार्थियों की संख्या 25 है, कुल विद्यार्थियों की संख्या 100 है, ठीक है। इसमें आप जैसे 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, ये सब क्या हैं, ये वर्ग हैं या क्लास हैं। और वर्ग सीमा या वर्ग अंतराल जिसको बोलते हैं, 0 और 10 के बीच जो अंतराल है इसी को हम वर्ग अंतराल बोलते हैं। अर्थात 10 माइनस 0 ये हमारा वर्ग अंतराल हुआ। इसमें 0 निम्न सीमा होगी, ठीक, और 10 उच्च सीमा होगी। दूसरे वर्ग में अगर देखें 10 निम्न सीमा है और 20 उच्च सीमा है, ठीक है। और आवृत्ति बारंबारता, जैसा कि आप जानते हैं, किसी एक वर्ग में रखे जाने वाले मदों की संख्या को उस वर्ग की आवृत्ति कहेंगे। जो भी मद यहाँ पर रखा जाएगा 0 से 10 के बीच जितने विद्यार्थी जैसे आएंगे वो बारंबारता या आवृत्ति कहे जाएंगे, ठीक। तो ये आपकी सतत श्रृंखला हो गई। वर्ग अंतराल बनाने के 2 तरीके हैं। आपको 2 तरीके की सतत श्रृंखला मिलेगी। कहीं भी आपको प्रश्न पूछा जाएगा तो 2 तरीके की सतत श्रृंखला आपको दी रहेगी, ठीक। एक अपवर्जी या एक्सक्लूसिव मेथड और दूसरा समावेशी या इंक्लूसिव मेथड। अपवर्जी मेथड में क्या होता है,
कि पूर्व क्लास की उच्च सीमा जो होती है वो अगले क्लास की निम्न सीमा के बराबर होगी। जैसे यहाँ पर हमने जो उदाहरण दिया था वो अपवर्जी मेथड ही था, अपवर्जी तरीका ही था आंकड़ों का, सतत श्रृंखला में अपवर्जी तरीका था। जैसे 0 से 10 और 10 से 20, इसमें देख रहे हैं जो पहले क्लास की उच्च सीमा है वो अगले क्लास की निम्न सीमा है। फिर 20 देखिए, इस क्लास की उच्च सीमा है और इस क्लास की निम्न सीमा है। तो अपवर्जी में क्या होगा कि जो पूर्व क्लास की उच्च सीमा होगी वो अगले क्लास की निम्न सीमा होगी, अर्थात दोनों बराबर होंगे। ठीक है ना। यहाँ पर उदाहरण देख सकते हैं आप, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30। तो ये अपवर्जी क्लास की कंडीशन है। और दूसरा क्या है, समावेशी या इंक्लूसिव मेथड। इसमें क्या है कि पूर्व क्लास की उच्च सीमा अगले क्लास की निम्न सीमा के बराबर नहीं होती है। दूसरा क्या है इसका कंडीशन कि दोनों का अधिकतम अंतर 1 होगा, अर्थात जो पहले पूर्व क्लास की उच्च सीमा है और अगले क्लास की जो निम्न सीमा है उन दोनों का अंतर अधिकतम जो है 1 होगा। उससे ज़्यादा अगर अंतर होता है तो वो गलत है। अगर 1 से ज़्यादा, आप देखिएगा अगर कोई सीरीज पूछी जाए और उसमें पहले क्लास की उच्च सीमा और अगले क्लास की निम्न सीमा दोनों का अंतर यदि 1 से अधिक आए समावेशी में, श्रृंखला में, क्योंकि अपवर्जी में तो बराबर रहेगा, अंतर 0 आएगा। यदि समावेशी श्रृंखला दी है और उसमें अंतर दोनों का 1 से अधिक आता है तो वो जो सीरीज रहेगी, जो क्लास रहेगा, जो आपको वो श्रृंखला दी रहेगी, जो आंकड़े दिए रहेंगे वो गलत रहेंगे। ठीक। जैसे समावेशी श्रृंखला आपको इस तरह से मिल जाएगी, 10 से 19। फिर 19 देखिए, अगले क्लास में 19 से नहीं शुरू होकर के 20 से शुरू है, 20 से 29। फिर 29 से अगले क्लास में शुरू ना होकर के 30 से शुरू है। तो जो समावेशी श्रृंखला होगी वो इस तरह से दी रहेगी। यदि हमको कोई सवाल हल करना होगा आगे माध्य माध्यिका बहुलक जब आपको मैं पढ़ाऊंगा, इसीलिए मैं अभी आपको बता दे रहा हूँ। तो आपको जब भी सवाल हल करने होंगे तो सर्वप्रथम आप समावेशी को अपवर्जी में बदलेंगे। समावेशी को अपवर्जी में बदलना आगे मैं बता रहा हूँ कैसे बदलेंगे आप, बहुत ही सिंपल मेथड है। समावेशी श्रृंखला है तो उसको आप अपवर्जी में कैसे बदलेंगे। लेकिन यदि अपवर्जी दे दिया गया है तो उसको समावेशी में बदला नहीं जा सकता है, यह असंभव है। यह प्रश्न भी पूछा गया है कि क्या अपवर्जी को समावेशी में बदला जा सकता है, तो उसका उत्तर होगा नहीं। ठीक है। तो समावेशी को अपवर्जी में बदलने का क्या तरीका है, तो कई 3 स्टेप हैं जिनको आप अगर इस्तेमाल करें तो समावेशी को अपवर्जी में बदलेंगे। उसके बाद सवाल को आसानी से आप हल कर लेंगे। इसके लिए आप क्या करेंगे, जैसे कोई समावेशी श्रृंखला दी गई है तो उसका एक क्लास पकड़ेंगे या वर्ग, उसकी उच्च सीमा को और अगले वर्ग की निम्न सीमा को का अंतर ज्ञात करेंगे। जैसे ये क्लास हो गई कोई, जैसे ये क्लास है, पहली क्लास आप देख लीजिए और ये दूसरी क्लास है। तो इस क्लास की जो उच्च सीमा है और क्लास की जो निम्न सीमा है इसका अंतर ज्ञात करना है, अर्थात 20 - 19 बराबर 1 आ गया। ठीक। अगला स्टेप क्या करेंगे आप, इस अंतर को 2 से भाग करेंगे। जो ये अंतर आया था 1, इसको 2 से भाग करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 0.5। ठीक है ना। अगले स्टेप में आप क्या करेंगे, अगला स्टेप इसे प्रत्येक वर्ग के निम्न सीमा से घटा लेंगे और उच्च सीमा से जोड़ देंगे। 0.5 को प्रत्येक वर्ग के निम्न सीमा से घटा लेंगे और उच्च सीमा से जोड़ देंगे, अर्थात 10 से 0.5 माइनस करिए और 19 से जोड़ दीजिए
तो ये कितना आ जाएगा 9.5 और उच्च सीमा कितनी आ जाएगी 19.5। ठीक है। अब अगले क्लास में आप यही काम करेंगे। तो 20 में माइनस 20 माइनस 0.5 कितना हो जाएगा 19.5 और उच्च सीमा में जोड़ देंगे अर्थात 29.5। तो इस तरह से देख रहे हैं आप ना, ये इसकी उच्च सीमा अगले क्लास की निम्न सीमा के बराबर हो गई। तो इस तरह से समावेशी श्रृंखला को अपवर्ज्य श्रृंखला में आप बदल सकते हैं और सवाल जो हैं हल कर सकते हैं। इसी तरह आप सवाल हल करेंगे आगे। तो ये रहा परिचय सांख्यिकी का, इसको आप 1-2 बार देखिए। इसके बाद हम सरलता से आपको 2-3 वीडियो में सांख्यिकी कंप्लीट करवा देंगे। आप जा कर के चाहे IAS का एग्ज़ाम हो, चाहे PCS का एग्ज़ाम हो, चाहे जो एग्ज़ाम हो, जहाँ सांख्यिकी पूछा जाएगा आप पूरा प्रश्न बहुत ही आसानी से हल कर करके आएंगे, ये मेरी गारंटी है। धन्यवाद।